एक बार फिर वही बात, हमारे बच्चे नहीं हैं तो क्या हम जीना छोड़ दें, हमारे बच्चे नहीं हैं तो क्या हम मर जाएं। ये एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक है जो कि पब्लिकली इतना रिपीट होने पर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स डिजर्व करता है। जिक्र करेंगे खिड़की का और सर्टिफाइड पीलर का, बात करेंगे सोफ़ा की और वीआईपी अंडे की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक खिड़की इतनी ख़ास हो सकती है। यूके की आम सी खिड़की आम ही होके रह गई, लेकिन जर्मनी की खिड़की जज्बात का मंजर बन गई। हमारी बहन जब यूके में रहती थी, कभी ख़ास तौर पे किसी विंडो का जिक्र नहीं हुआ था, सिवाय जब यूके से निकलने का टाइम था, तब खिड़की के पास खड़ी होती थी और इनको वेदर बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। लेकिन इसके अलावा जितना अरसा वहाँ पे रही, कभी खिड़की और खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर का खास तौर पे जिक्र नहीं किया, और ना ही कभी ऐसा कहा कि मुझे यहाँ से हस्बैंड को देखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। शायद यूके की विंडो थोड़ी शर्मीली थी, मगर जर्मनी की खिड़की में दिल चिपक गया। ऐसा क्या है जर्मनी की खिड़की में? या तो कोई बिल्ट इन रोमांस होता है, या फिर जर्मनी की रोशनी में हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा फोटोजेनिक लगते हैं। शीशे के उस पार एक आम इंसान नहीं, एक हीरो खड़ा होता है कि धूप में मोबाइल को देखते हुए, हल्का हल्का कभी आगे चलते हुए कभी पीछे चलते हुए, हमारी बहन को खिड़की से ये सब देखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। जर्मनी की खिड़की ने सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं दिखाया, डिफरेंट व्यू नहीं दिखाया, बल्कि हमारी बहन के इमोशंस भी खोल दिए। लेकिन मज़ा तो तब आता कि जब पहले भी कभी यूके वाली खिड़की से ये वाली फीलिंग्स इनकी झांक कर देखती। हम बात करते हैं अपनी बहन की ज़बान में शॉर्ट और प्रिसाइज विंडो गोल्स 2025 इन जर्मनी। यूके का लाइफस्टाइल बहुत कैजुअल था या जर्मनी का लाइफस्टाइल बहुत सख्त है? ऐसा क्या है जर्मनी की मिट्टी में जिसने आकर हमारी बहन को एकदम से तब्दील कर दिया? सुबह सुबह ही सब्ज़ी लेने चली जाती हैं, फ्रूट्स लेती हैं और घर का वो सारा सामान लेती हैं जो उनको हर दूसरे दिन के बाद बहुत शदीद ज़रूरत होता है। सुबह यूके में भी होती थी, ग्रॉसरी की ज़रूरत यूके में भी बढ़ती थी, लेकिन यहाँ आकर तो ऐसे ज़िंदगी बदली जैसे हर चीज़ डिसिप्लिन हो गई हो। इनफैक्ट जर्मनी ने हमारी बहन को एक डिसिप्लिन्ड वुमन बना दिया। उनकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा इस वक्त हो रहा है उसका क्रेडिट जर्मनी को जाता है, और जो भी अनप्लेजेंट हुआ उसका जिम्मेदार यूके है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं शॉपिंग हॉल के हवाले से। हमारी बहन की कमिटमेंट को हम सबको एडमायर करना पड़ेगा। टर्निंग अननेसेसरी परचेजेस इनटू कंटेंट सिर्फ हमारी बहन का ही टैलेंट हो सकता है। अगर एक चीज़ जो वो बिल्कुल सही तरीके से सरंजाम दे रही हैं, इनफैक्ट प्रमोट कर रही हैं, तो वो सिर्फ ये है कि अपने घर को चीप शाइनी प्लास्टिक स्टफ से कैसे भरा जा सकता है। बात करते हैं टीमू की उन चीज़ों के बारे में जो उन्होंने मंगवाई और उसके बाद तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक आउट ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट लेवल की शॉपिंग उन्होंने हमारे साथ शेयर की। सबसे पहले जिक्र करते हैं पीलर का। कहती हैं जी ये पीलर है और इससे आप सब्जियां और फ्रूट छील सकते हैं। क्या आज तक किसी को पता था कि पीलर से सब्जी और फ्रूट को छीला जा सकता है? द वर्ल्ड मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लास्टिक मिरेकल। अब आप बाकी तमाम चीज़ें ज़िंदगी में भूल जाएं जिससे आप सब्ज़ी छील सकते हैं या फ्रूट छील सकते हैं, और सर्टिफाइड टीमू पीलर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कोई नोबेल प्राइज़ है या कोई दे सकता है तो वो शायद इस पीलर को ही मिलने वाला है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिक्सिंग बोल्स। अभी तक हमने इनके घर में कोई 6 से 7 मिक्सिंग बोल्स देख लिए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने मिक्सिंग बोल्स मंगवाई हैं ये सिर्फ मिक्सिंग बोल्स नहीं हैं, ये अल्ट्रा मॉडर्न टीमू के मिक्सिंग बोल्स हैं, और ये आपके बेकिंग लेवल को फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। इसमें जब आप बैटर तैयार करेंगे उसने इस तरह मिक्स होना है और उसके बाद वो इस तरीके से बेक होगा कि आपकी बेकिंग स्किल्स को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपके पास ये वाले मिक्सिंग बोल्स नहीं हैं तो शायद आप बेकिंग नहीं कर सकते। हमारी बहन ने एक बहुत डिफरेंट चीज़ मंगवाई, लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं 3 लेयर बाथरूम रैक के हवाले से। उन्होंने बाथरूम के लिए प्लास्टिक का 3 लेयर रैक मंगवाया, उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज की और बाथरूम में उन्होंने रख दिया। लेकिन कुछ दिन बाद हमने देखा कि 2 और ऑर्गेनाइजर्स बाथरूम में रखने की कोशिश की जा रही थी। बाथरूम ऐसे लग रहा था ऑर्गेनाइजर्स का शोरूम है, या फिर इनके बाथरूम की हर एक चीज़ ने प्रोटेस्ट किया कि हमें अलग अलग अपना ऑर्गेनाइजर चाहिए। वे चीज़ें कम और ऑर्गेनाइजर्स ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अब बात करते हैं एक डिफरेंट चीज़ जो हमारी बहन ने मंगवाई, सिंगल एग बॉयलर, एक अंडा उबालने की मशीन। पहले ही उनके पास 6 अंडे उबालने के लिए एक बॉयलर था जो उन्होंने
शायद पता नहीं टीमू से ही मंगवाया था, लेकिन अब उन्होंने एक अंडा उबालने के लिए ये बॉयलर मंगवाया। इसको कहते हैं इनोवेशन। ये कोई वीआईपी अंडा होगा जो सिर्फ चाहता है मुझे अकेला ही बॉयल किया जाए। ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा हमारी बहन की ज़िंदगी बदलने आ गया है। 6 अंडे उबालने के लिए वो उस मशीन को निकालती या सॉसपैन रखती, उसमें पानी डालती, चूल्हा जलाती, फिर उसमें अंडा रखती। ये सारी मेहनत ऐसे लगता था जैसे माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर है। इसलिए उन्होंने एक अंडा उबालने के लिए मशीन मंगवा ली। कहीं मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि एक जराबों का जोड़ा धोने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन ली है, या उन्होंने एक अंडरगारमेंट को धोने के लिए मशीन मंगवाई है, एक टोस्ट को टोस्ट करने के लिए टोस्टर आ गया है, या एक फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए एयर फ्रायर उन्होंने ख़रीद लिया है। ये दुनिया का पहला अंडा होगा जो शायद अपने लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए बॉयल किया गया होगा। दुल्हन घर में आई थी तो बहुत शोर मचा था। फेस रिवील हुआ, अनबॉक्सिंग हुई, छुरी दिखाई गई, हस्बैंड को कहा गया ध्यान से खोलिएगा आपका हाथ ना कट जाए। हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश। उसका कलर दिखाया गया, उसकी तारीफ़ें की गई, उसकी क्वालिटी पे, उसकी प्राइस पे बात हुई, सब चीज़ें हमारी बहन ने बताई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि घर में दूल्हा आया तो किसी तरह उसको प्रॉपर फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही नहीं मिला। हमारी बहन के घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो 10 मिनट की इंट्रोडक्टरी स्पीच वो ज़रूर देती हैं, लेकिन सोफ़े के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने भाग भाग कर घर जाना है, हमारा सोफ़ा डिलीवर होना है, हस्बैंड के फ्रेंड लेकर आ रहे हैं। उसकी स्टाइल पे, उसकी क्वालिटी पे कोई डिटेल बात हमने नहीं सुनी। या शायद सोफ़ा इस टैग के साथ आया था, दैट यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट मी, आई ऑलरेडी नो आई एम अ विंटेज। ये तो फिर ज़्यादती है कि दुल्हन को आप इतनी इज्जत दें और दूल्हा को पूछें भी ना। लेकिन एक बात हमारी बहन ने अच्छे तरीके से सबको समझा दी कि सोफ़ा कभी ब्राउन शेड देता है, कभी ब्लैक शेड देता है, यानी सोफ़ा रंग बदलता है, और इस तरह सोफ़ा सही जगह पे पहुंच गया है। हमारी बहन को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वो किस तरह का सेंसिटिव टॉपिक अपने व्लॉग में लेके आ रही हैं। ये कोई उनका रैंडम व्लॉग नहीं होता, ये प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वो व्लॉग लेके आती हैं। उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड की हुई है जो उनके साथ हंसती है, उनके साथ रोती है, उनके चनों की तारीफ़ करती है, कद्दू काटती हैं तो उस पर फ़िदा हो जाती है। उनको पता है कि मैंने अपनी इस ऑडियंस को कैसे लेके चलना है, उनको कैसे फीड करना है, और वो पैकेज उन्होंने तैयार किया हुआ होता है जो वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपने व्लॉग में लेके आ जाती हैं। हर कुछ अरसे के बाद एक ही नैरेटिव के साथ आना कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, और लोग डिफरेंट सवाल करते हैं, तो उसके ऊपर ये आके वही चीज़ रिपीट करती हैं जो ये पिछले बाकी व्लॉग्स में रिपीट कर चुकी हैं। और हमेशा लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग हर दफ़ा ये सवाल नहीं करते, ये ज़्यादातर सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव है इनका, जो हर दफ़ा ये एक नए एंगल से फ्रेम करती हैं, लेकिन उसका कोर मैसेज हर दफ़ा सेम ही होता है। जिनके बच्चे नहीं हैं, कोई शक नहीं कि ये एक डीपली पेनफुल बात है। ये आप उस औरत से ही पूछ सकते हैं जो इस फेज़ से गुजर रही है। लेकिन इस चीज़ का बार बार जिक्र करना, या किसी ऐसी चीज़ का बार बार जिक्र करना और उसकी ज़रूरत ना हो, तो वो अननेसेसरी रिमाइंडर बन जाता है। दूसरों के लिए नहीं, फॉर योर ओन सेल्फ डाउट। ये कहती हैं कि मुझे बहुत से नए व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं, वो मुझे पूछते हैं आप कहाँ रहती हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, अब आप कहाँ रहती हैं, तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें रिपीट करती हूँ। मुझे लोगों को बताना पड़ता है आई एम इन जर्मनी, मैं यूके से मूव हुई हूँ, मैंने ये नई चीज़ ली है। और डेफिनेटली जो नए लोग ज्वाइन करते हैं वही आके एक जनरल वे में इनको पूछते होंगे कि आपके बच्चे कितने हैं, और जब उस चीज़ को ये फिर उसी टॉपिक के साथ जाके मिला देती हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहती हैं लोग मुझे कहते हैं आप घर में 2 अफराद हैं तो आप ऐसे नहीं खाती, आप वैसे नहीं पकाती। ये परसेप्शन के ऊपर है कि आप इस बात को कैसे परसीव करें। ये इस चीज़ को फिर उस बच्चों की तरफ क्यों लेके जाती हैं, मुझे समझ नहीं आती। लोग इस एक जनरल वे में इनसे ये बात करते हैं कि आप तो घर में 2 बंदे हैं। हर चीज़ को बच्चों की कहानी के साथ जोड़ देना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं लगती। आप उसका एक एट द एंड मैसेज यही दे रही होती हैं, और वो है विक्टिमहुड। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, हज़ारों लाखों ख़वातीन हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कितनी ख़वातीन को हर्ट करके चले जाते हैं।
एक तरफ तो आप कहती हैं हमें अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे खुश होना चाहिए, मैं क्या अब हम अगर बच्चे नहीं हैं तो क्या हम मर जाएं, हम जीना छोड़ दें, अल्लाह ताला ने जो बाकी ब्लेसिंग्स दी हैं मैं उनको एंजॉय करती हूँ। तो फिर हर 8-6 महीने के बाद आपको ये जस्टिफिकेशन किसको देनी पड़ती है आके कि मैं खुश हूँ और मैं इस फैसले के साथ खुश हूँ, मैं बाकी ज़िंदगी इंजॉय करती हूँ। आप इंजॉय करती हैं तो इंजॉय करें। वाई डू यू कम अप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कि मेरे बच्चे नहीं और लोग मुझसे आके पूछते हैं। कोई भी खातून इतना डायरेक्टली या इतना ब्लंटली या हार्श तरीके से नहीं कहती कि आपके बच्चे क्यों नहीं हैं या आपके बच्चे नहीं हैं। इस चीज़ को रिपीट करना छोड़ दें, क्योंकि आप हर चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर बात को इमोशनल लूप में लेके जाएं। जिस तरीके से ये बात करती हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि एक कंटेंट के तौर पे ये इस टॉपिक को लेके आती हैं और पूरा व्लॉग बना के चली जाती हैं। इनकी इस बात के बाद, इस व्लॉग के बाद कितनी ख़वातीन हैं जो इनके व्लॉग के नीचे आके कमेंट करती हैं मेरे भी बच्चे नहीं हैं, मैं दुखी होती हूँ। और बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिस पे ख़वातीन जिन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया, जो दुखी हो गई इनकी ये बात सुनकर, जो दुखी हो गई कि आप सही कह रही। आप किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेश करने की क्या ज़रूरत है। किसी के शायद उस वक्त जहन में भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं और वो बहुत रिलैक्सिंग वे में एक व्लॉग देख रही है और उसमें एक ऐसा टॉपिक डाल देना कि एक औरत बैठी हुई कहाँ से कहाँ उसका माइंड चला जाए। क्रेडिबिलिटी इंसान की अपनी डैमेज होती है जब वो इस तरह की कोई बात करता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ व्यूज़ के लिए ही अपने व्लॉग्स में डाली जाए। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी विद गॉड्स डिसीजन, आप खुश हैं अल्लाह ताला के इस फैसले से, आप बाकी ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, फ़ाइन। इस बात को बार बार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सोशल मीडिया अगर एक एंटरटेनमेंट है तो वो एक ज़िम्मेदारी भी है आपके ऊपर। आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को इस तरह का फील कराएं कि लोग अपनी टेंशन्स को भूलने की कोशिश करें, ना कि लोगों को ये फील कराएं कि मेरे भी बच्चे नहीं हैं और जो दूसरी बेऔलाद औरत देख रही है उसको भी बेचारी को टेंशन शुरू हो जाए, हाय मेरे भी बच्चे नहीं हैं और मैं भी इस दुख से गुजर रही हूँ, और वो बेचारी बैठे बैठे आंसुओं के साथ कहाँ से कहाँ उसका ज़हन पहुँच जाए। लोगों के ज़ख्मों को हरा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर मीडिया पे आके बात करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर आप अल्लाह के फ़ैसले से खुश हैं और बाकी उसकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रही हैं तो वो आपके एक्ट से नज़र आना चाहिए। आके हर 8 महीने बाद, 10 महीने के बाद ये आके शुगर कोटेड तरीके से रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे बच्चे नहीं और लोग मुझे ये कहते हैं और मेरे बच्चे नहीं हैं तो लोग मुझे वो कहते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है तो वो आपसे क्या सवाल कर रहा है, और उस चीज़ को उस तरीके से परसीव करने की कोशिश करें, ना कि हर चीज़ को बेऔलादी के साथ जाके जोड़ दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।